हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं द पंडित्स का जो थर्ड मॉक टेस्ट था वीकली लाइव टेस्ट का, उसको एनालाइज करने वाला हूं। इसके पहले मैंने सेकंड मॉक टेस्ट को भी एनालाइज किया था जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता, द पंडित्स प्लेटफॉर्म हर हफ्ते एक लाइव मॉक टेस्ट फ्री देती है, जो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं और आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है। तो मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास 1 घंटे का समय है, जो आपके पास होना चाहिए, ज़रूर द पंडित्स के मॉक्स को आप अटेम्प्ट करें। किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहे हो और आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है वो मॉक टेस्ट, तो अप्रोच सीखना, ये सीखना कि क्या क्या ऐसे लॉजिक्स थे जिनसे आप समय बचा सकते थे और एक्यूरेसी बढ़ा सकते थे। चलिए स्ट्रेट अवे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस है, 4 पार्ट है, आपको ढूंढना है इसमें एरर कौन से पार्ट में था। शुरू करते हैं। लिखा है कि मैनी अ यंगस्टर, यंगस्टर यहां का नाउन है, सब्जेक्ट भी यही है। आर डिसहर्टेंड, आर लिंकिंग वर्ब है, उसके साथ एडजेक्टिव लगा है डिसहर्टेंड, बिल्कुल ठीक है ये। ड्यू टू जॉबलेसनेस, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद एक नाउन होना चाहिए था, एक नाउन है। पूरा सेंटेंस क्या था, मैनी अ यंगस्टर आर डिसहर्टेंड ड्यू टू जॉबलेसनेस, मतलब बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो बहुत निराश हैं। डिसहर्टेंड मतलब निराश होता है। बहुत सारे युवा हैं जो निराश हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। एक बार इसमें क्या क्या रूल अप्लाई हो रहा है मैं उसको जल्दी से शॉर्ट में खत्म करता हूं, फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें एरर क्या था। देखो, सबसे पहली बात यह है कि यहां पे लिखा था मैनी अ यंगस्टर और उसके बाद लिखा था आर डिसहर्टेंड। ये डिसअटेंड एक एडजेक्टिव है, यहां पर आर एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जब आप इज एम आर वॉज वर्ब को सेंटेंस में यूज करो और उसके साथ कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन लाके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाओ, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब होता है इसके बाद कोई एक्शन नहीं होगा। लिखा था ड्यू टू जॉबलेसनेस, ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, एक रूल यहां काम कर रहा है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है जो आमतौर पर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉबलेसनेस एक नाउन था जो ड्यू टू का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हर प्रेपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूं इस सेंटेंस में एरर कहां पर था। जरा सेंटेंस को ध्यान से देखना, क्या लिखा है, मैनी अ यंगस्टर लिखा है, मैनी अ यंगस्टर आर डिसहर्टेड। आगे की जो भी कहानी है, देखो एरर ना बेसिकली यहीं पर है। आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके जगह पे, इज होना चाहिए। अब जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं उनको देखने में ये रूल अजीब लग सकता है, क्योंकि आज तक आपने कैसे पढ़ा है इसे, आज तक आपने पढ़ा है मैनी बॉयज। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, मैनी अ बॉय। तो मैं आपको बता दूं, अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस में मैनी से 2-3 फ्रेजेस बनाए जाते हैं। वो सारे फ्रेजेस मैं एक बार में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैनी बोला जाता है, अ गुड मैनी बोला जाता है, अ ग्रेट मैनी बोला जाता है। ये सबका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। ये तीनों सेम नेचर के होते हैं। जब मैं कह रहा हूं सेम नेचर के हैं, इसका मतलब यह है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। लिखने की जगह कम है तो मैं क्लीन करके इधर एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से मेरे एग्जांपल को देखना। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं लिखूंगा मैनी बॉयज हैव। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मैनी के बाद हमने नाउन बॉयज यूज किया है, उसके बाद हमने प्लूरल वर्ब हैव यूज किया है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि अ ग्रेट मैनी बॉयज हैव, या फिर अ गुड मैनी बॉयज हैव। ये बस लिखने का तरीका बदल रहा है, मीनिंग सबका सेम है। लार्ज नंबर ऑफ बॉयज बोलना चाह रहे हैं। तो मैनी हो गया या ग्रेट मैनी हो गया या गुड मैनी हो गया, इन सब के बाद हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, देखना बॉयज लिखा है। उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, देखना हैव लिखा है। लेकिन ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि सेम मीनिंग के साथ जब आप एक्सप्रेशन चेंज कर देते हो और आप इसी सेंटेंस को जब ऐसे लिखते हो कि मैनी अ या मैनी एन, अ लगेगा या एन लगेगा ये डिपेंड करता है इसके बाद का नाउन का साउंड वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। ऐसे लिखा जाता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को मैनी अ या मैनी एन के फॉर्म में लिखें तो इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैनी अ या मैनी एन आप जब किसी सेंटेंस में यूज करो तो इसके साथ का जो नाउन होता है वो भी क्या होगा, सिंगुलर, और इसके साथ का जो वर्ब होता है वो भी क्या होगा, सिंगुलर। तो मैंने क्या बोला, मैं समअप कर रहा हूं, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, मैनी अ या मैनी एन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। आ जाओ सेंटेंस में, क्या लिखा हुआ था, मैनी अ यंगस्टर आर डिसहर्टेड। ध्यान देंगे, क्या यहां पे मैनी अ है, हाँ जी मैनी अ है। क्या मैंने बोला था इसके बाद का नाउन सिंगुलर होगा, तो देखो नाउन सिंगुलर है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर यहाँ पे यंगस्टर्स लिखा होता तो एरर होता। आगे क्या है, जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। आगे का वर्ब देखना, आर लिखा था जो कि गलत था, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, जिसका मतलब है एरर है बी पार्ट में, आर नहीं होगा, इसके जगह पे इज होगा। एक बार दोबारा दोहराऊंगा, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, मैनी अ या मैनी एन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। जिन बच्चों ने मॉक अटेम्प्ट नहीं किया था, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। क्या लिखा है, हर रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हर रेकलेस डिसीजंस। उसका जो रेपुटेशन है वो डैश हुआ है उनके रेकलेस डिसीजंस की वजह से। इस वर्ड का मतलब समझना, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन, उसे रेकलेस डिसीजन कहा जाता है। तो क्या लिखा है कि उसका जो रेपुटेशन था ना, उसका जो सम्मान था, उसकी जो इज्जत थी, हर रेपुटेशन हैज बिन, वो डैश हो गया है उसके रेकलेस डिसीजन की वजह से, उसके लापरवाही से भरे डिसीजन की वजह से। अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि उसका रेपुटेशन डैश हो गया है उसके लापरवाही वाले डिसीजन से, तो अगर कोई डिसीजन लापरवाही से लिया गया है तो उसका रेपुटेशन बढ़ेगा तो नहीं। इसका मतलब यहां पे कोई घटने जैसा कोई वर्ड होना चाहिए था, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए था कि उसने बहुत लापरवाही से डिसीजन लिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका रेपुटेशन बहुत डैश हुआ, तो क्या होगा, डैमेज होगा, घटेगा, ऐसा कोई वर्ड यहां पे होना चाहिए। मतलब हम एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड ढूंढ रहे हैं। क्या ये बात समझ पाए हैं आप? आ जाओ ऑप्शन पे। पहले में लिखा हुआ था इंक्रीज्ड, मतलब होता है बढ़ना, नहीं हो सकता। रिट्रीव्ड का मतलब होता है वापस लेना, नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड थे। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड हालांकि नेगेटिव वाला वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब्त कर लेना, राइट, जिसे हम सीज कहते हैं। तो क्या ये सेंस सही बनेगा कि उसके रेपुटेशन को सीज कर लिया गया था उसके लापरवाह डिसीजन की वजह से? कोई सेंस है इसका? नहीं, ये भी नहीं लग रहा। चौथा क्या है, टेंटेड। टेंटेड का मतलब होता है किसी चीज में दाग लग जाना, किसी का नाम खराब होना, उसको टेंटेड कहा जाता है, ठीक है। और जो लोग थोड़ी बहुत भी रीडिंग करते हैं, मैं बार बार इस बात पे, और मैं क्या, जितने भी टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हम सब इस बात पे बार बार जोर डालते हैं कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका इंग्लिश बेहतर हो पाएगा। रीडिंग के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी रीडिंग करता है ना, उसने कितनी बार पढ़ा होगा ये वर्ड टेंटेड, या एक और वर्ड टार्निस्ड। ये दोनों रेपुटेशन के साथ बहुत यूज किया जाता है कि रेपुटेशन उसका टेंट हुआ है या रेपुटेशन उसका टार्निश हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक करंट जो भी मुद्दा है उसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अभी आपने सुना होगा रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, इनको लेके कंट्रोवर्सी हुई है, राइट। अब समय रैना का पता नहीं मुझे, मैंने जानता नहीं उनके बारे में ज्यादा, पर रणवीर अलाहाबादिया ये एक ऐसे मतलब इंसान थे जिनके शो पे, जिनके पॉडकास्ट पे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। इनफैक्ट हमारे जो मिनिस्टर्स तक आए हुए थे। अब जब वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी में फंसे हैं तो उनके रेपुटेशन को बहुत धब्बा लगा है, उनका रेपुटेशन बहुत टार्निश हुआ है। तो अभी अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओगे ना, तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा, रेपुटेशन के साथ टार्निश या रेपुटेशन के साथ टेंटेड। क्या ये चीज समझ पाए हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हालांकि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, तो जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था जब मैं मॉक टेस्ट 2 एनालाइज कर रहा था, जहां पे भी कोई मुश्किल वर्ड आएगा मैं उसको अलग से स्लाइड बना के इत्मीनान से समझाऊंगा। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, टेंटेड का मतलब होता है किसी के इज्जत पे, सम्मान पे दाग लग जाना। क्या क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं? स्पॉइल, डैमेज्ड या करप्टेड। सिनोनिम क्या हो सकता है? स्टेन्ड हो सकता है, स्टेन का मतलब होता है धब्बा, स्टेन मतलब धब्बा लग जाना। टार्निश अभी मैंने इतने देर तक एक्सप्लेन किया, पॉल्यूट, खराब हो जाना। अच्छा, उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को प्योर कर देना, सो प्योर होगा, अनब्लेमिस्ड होगा, जिसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, क्लीन होगा। कन्फिस्केट का मतलब मैंने बोला था जब्त करना, सिनोनिम क्या होगा? सीज करना, बताया था वहां पे। अप्रोप्रिएटेड या इंपाउंडेड इसका सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम क्या होगा? वापस दे देना। आप जब्त करोगे तो उल्टा क्या होगा? वापस दे देना। सो रिटर्न होगा, रिलीज होगा, रिस्टोर्ड होगा। आपको कभी भी एंटोनिम को ना याद नहीं करना है,
सिर्फ इसका मीनिंग समझना है, बाकी ऑप्शन देखिए हमेशा एंटोनिम बनाया जाता है। रिट्रीव का मतलब होता है वापस ले लेना, रिकवर, रिक्लेम, रिस्टोर बहुत आसान आसान वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब होता है वापस ले लेना। उल्टा क्या होगा, खो देना, लॉस्ट, अबंडेंट एंड फोरफीटेड, ठीक है, या रेनाउंस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, अंडरलाइन पोर्शन है, आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू राधिका इन दैट मैनर। मुझे पसंद नहीं है कि आप राधिका से इस तरीके से बात करो। अगर मैं सेंटेंस को अलग अलग करूं तो आई यहां का सब्जेक्ट है, डोंट यहां का हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यहां का मेन वर्ब है, यू यहां का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, टॉकिंग यहां पे जेरेंड है। मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे आपका बात करना नहीं पसंद। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको अगर मैं लिख दूं टॉकिंग तो ये समझ नहीं पाते कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा है, ये जेरेंड का फॉर्म है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उन्हें अंतर ही नहीं समझ में आता। बहुत सिंपल है, मैं ट्राई करता हूं आपको आसान भाषा में समझाने की, मेरे साथ बने रहना अगले 2 मिनट के लिए। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये मेन वर्ब है और यहां पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तब तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अगर इस सेंटेंस में ये टॉकिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता तो फिर यहां लाइक क्या कर रहा है, आई सब्जेक्ट का वर्ब कौन था, लाइक। मैंने क्या बोला, अगर ये मेन वर्ब होगा और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा तो इसका मेन वर्ब होना जरूरी है। यहां पे मेन वर्ब तो ये है नहीं, वो तो लाइक है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है। अच्छा, अब क्या है, अगर ये एक जेरेंड है तो ये इसका एक नाउन होना जरूरी है, या ऐसे बोलो नाउन है तो ही जेरेंड है। और नाउन कहां लगता है, या तो सब्जेक्ट में लगेगा या तो ऑब्जेक्ट में लगेगा। मतलब अगर ये जेरेंड है तो या तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा होगा या तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा होगा, तभी हम इसको जेरेंड कह रहे हैं। अगर ये पार्टिसिपल है तो इसका एडजेक्टिव होना जरूरी है, या ऐसे बोलो एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या यहां पे किसी को क्वालिफाई किया जा रहा है? क्या मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहां पे एक टॉकिंग टॉय है, कि टॉय की क्वालिटी है कि वो बोल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब एडजेक्टिव जैसा यूज नहीं किया जा रहा। अब आप बोलोगे सर यहां नाउन जैसा यूज किया जा रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल यूज किया जा रहा है। देखो लिखा है आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है क्या? आई डोंट लाइक व्हाट? क्या व्हाट का रिप्लाई है? हाँ जी, व्हाट का रिप्लाई है। क्या रिप्लाई है? कि मुझे तुम्हारा बात करना नहीं पसंद। मुझे क्या नहीं पसंद? मुझे तुम्हारा बात करना नहीं पसंद। इसका मतलब ये लाइक जो मेन वर्ब था, इसका ऑब्जेक्ट था ये टॉकिंग, जो कि यहां पे जेरेंड का काम कर रहा है। क्योंकि ये एक नाउन है। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? या तो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन। इसका मतलब ये नाउन का फॉर्म है, तो ये आईएनजी जो यहां पे आया है ना, ये एज अ जेरेंड काम कर रहा है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव होना चाहिए, जेरेंड होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, और अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तब वो मेन वर्ब जैसा यूज हो रहा होगा। अभी मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने कि ये एक नाउन जैसा यूज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये जेरेंड है। अच्छा, अगर ये जेरेंड है तो एक रूल आपने पढ़ा होगा कि इसके पहले अगर हम कोई एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो वो पॉजेसिव केस में होना चाहिए। मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये कौन से फॉर्म में था? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था? टॉकिंग के पहले योर होना चाहिए था। यू का पॉजेसिव तो योर ही होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? योर। तो क्या बनेगा? आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू राधिका। आ जाओ ऑप्शन पे, किसी में लिखा है क्या? आई डोंट लाइक यू टॉक टू राधिका। जेरेंड तो होगा, यहां पे भी टॉक लिखा हुआ है, जेरेंड तो होगा। टॉक तो नहीं आंसर कर सकते, हमें तो जेरेंड ही चाहिए, मतलब या तो ये आंसर है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर है। लिखा हुआ आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, हमें योर ही चाहिए था। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अभी जो लिखा है आई डोंट लाइक यू टॉकिंग, ये भी एक मायने में सही है, लेकिन वो ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता। प्रीफर किया जाता है हमेशा पॉजेसिव वाले सेंस को, क्योंकि दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? अगर मैं बोलूंगा आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, मतलब ये होगा कि मुझे तुम्हारा बात करना नहीं पसंद। मुझे क्या नहीं पसंद? मुझे बात करना नहीं पसंद। तुम करो या कोई और करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा पूरा फोकस होगा मुझे बात करना नहीं पसंद। राधिका से कोई इस तरीके से बात करे, मुझे ये नहीं पसंद है, वो कोई भी करे। मतलब हमारा इंफेसिस, जब आप यहां पॉजिटिव यूज करते हो, हमारा इंफेसिस टॉकिंग पे होता है। जबकि जब मैं ये बोलूंगा आई डोंट लाइक यू टॉकिंग, तो मेरा मतलब होगा कि मुझे ये नहीं पसंद कि तुम बात करो राधिका से। अंतर समझना, पहले में मैंने ये बोला पॉजिटिव वाले में कि मुझे राधिका से तुम बात करो ये पसंद नहीं है, तुम बात करो ये पसंद नहीं है, मेरा फोकस बात पे है। जबकि जब मैं बोलूंगा आई डोंट लाइक यू टॉकिंग, इसका मतलब मुझे तुम्हारा बात करना पसंद नहीं है, कोई और बात करे चलेगा, तुम नहीं बात करो। ठीक है, सो यहां पे दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हालांकि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमेशा प्रीफर करेंगे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वाले फॉर्म, क्योंकि यहां पे एक हिंट भी दिया गया था, इन दैट मैनर, उस तरीके से, मतलब हमारा फोकस टॉकिंग पे था, इस वजह से हम यहां पे योर को प्रीफर करेंगे। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। लिखा है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा
सही है, आपको वो चुनना है। लिखा है आई विश आई वॉज देयर व्हेन द रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड। देखो आई विश का पूरा खेल मैं आपको समझाता हूं। आई विश का हिंदी मतलब होता है काश। अब जो बच्चे रट के पढ़ते हैं उन्होंने ये पढ़ा है कि आई विश के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर होगा, क्योंकि ये एक अनरियल विश को शो करता है, अनइमेजिनरी या अनरियल अनफुलफिल्ड विश को शो करता है, ऐसी कोई बात जो कभी पूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल काश मैं राजा होता, ये एक अनरियल विश है। तो जिन बच्चों ने रट के पढ़ा उन्होंने यहां तक ही पढ़ा, पर जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं उनको यह बात पता होगी कि आई विश के साथ हैड बिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह तब होता है जब आप किसी पास्ट के रिग्रेट के बारे में बात करते हो, पास्ट के रिग्रेट के बारे में बात करते हो, वहां पे हैड बिन भी लगता है। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने अलग से स्लाइड में लगा दी है, ठीक है। मैं इस पे भी आऊंगा, पहले जो समझा रहा हूं वो समझो। मैंने क्या बोला, आई विश के साथ दो फॉर्म यूज किए जाते हैं। आप अगर कोई प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई इमेजिनेशन बोलोगे तो उसे वर यूज, उसमें वर यूज करेंगे। अगर आप कोई रिग्रेट बोलोगे जो बीत गया उसके बारे में, तो वहां पे हैड बीन यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आप एक कार के शोरूम में खड़े हो और उस कार के शोरूम में आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई जो 1 करोड़ की गाड़ी है। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं खरीद लेता। ये प्रेजेंट टाइम का अनरियल सिचुएशन है ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते, काश मैं अमीर होता। क्या कह रहे हैं, काश मैं अमीर होता। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, आप वहीं खड़े हो, गाड़ी आपके सामने है, पैसे नहीं है पॉकेट में, आप बोल रहे हो काश मैं अमीर होता। तो वहां पे क्या लगेगा, आई विश आई वर रिच। क्या लगेगा, आई विश आई वर रिच। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि 2 साल पहले मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं किसी इंसान को उसकी औकात दिखा सकता था क्योंकि वो मेरी बहुत बेइज्जती करता है। आज मेरे पास पैसे हैं, 2 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास 2 साल पहले पैसे होते ना, मैं उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारता, उसको उसकी औकात नजर आ जाती। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 2 साल पहले काश मैं अमीर होता। मैं अभी अमीर होने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं काश 2 साल पहले मैं अमीर होता। तो वैसे केस में ना आई विश आई वर नहीं बोला जाता, बोला जाता है आई विश आई हैड बिन रिच। काश मैं उस वक्त पे अमीर होता। कुछ और एग्जांपल्स देखो, यहां क्या लिखा है, आई विश आई वर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर अनरियल सिचुएशन। जो बात मैंने बोली, फॉर एग्जांपल आई विश आई वर टॉलर, काश मैं लंबा होता। ये आप कब बोलोगे, जब आप सामने खड़े हो और अभी की बात कर रहे हो। मतलब मान लेते हैं कि आप अपने अलमीरा के ऊपर से कोई सामान उतारने की कोशिश कर रहे हो, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा और आपकी क्रश आपके पीछे खड़ी है जो देख के हंस रही है। अब भाई आपकी तो इंसल्ट हो रही है, तो आप क्या सोच रहे हो, काश यार लंबा होता। अभी सोच रहे हो, अभी की बात है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो क्या होगा, आई विश आई वर एट द बीच राइट नाउ। इस बात को मार्क कीजिएगा, इसमें राइट नाउ लिखा हुआ है कि काश मैं अभी बीच पे होता। आपको मौसम देख के लग रहा है कि यार गजब का मौसम है, अगर मैं बीच पे होता ना चिल मार रहा होता। बिल्कुल हो नहीं, प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हो कि काश मैं अभी बीच पे होता, अभी की बात कर रहे हो, तो आई विश का इस्तेमाल करो। आगे बढ़ेंगे, आई विश आई हैड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट अनरियल सिचुएशंस के लिए या रिग्रेट ऑफ द पास्ट के लिए, जो बात अभी मैं समझा रहा था। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आपके दोस्त ने कोई पार्टी दी और उस पार्टी में आपके स्कूल के सारे दोस्त आए और मतलब मजा ही आ गया, बिल्कुल रात बन गई सबकी, इतना मौज किया सबने। अब क्या आप सोच रहे हो कि काश उस रात में पार्टी में होता, काश उस रात में पार्टी में होता। ये बीती हुई घटना है, पार्टी खत्म हो चुकी है। अब बाद में सोच रहे हो कि काश मैं उस रात पार्टी में होता, तो क्या बोलेंगे, आई विश आई हैड बीन देयर एट द पार्टी। काश मैं उस रात पार्टी में होता। अगला, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। अब क्या हुआ, आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हो कि काश और मेहनत की होती यार मैंने। ये घटना आप तब बोल रहे हो जब एग्जाम का रिजल्ट आ चुका, घटना बीत चुकी। तो वैसे केस में वहां पे क्या लगेगा, आई हैड स्टडीड। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मुझे ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको आधे से ज्यादा बच्चे ना रट के पढ़ जाते हैं और फिर जब ऑप्शन देखें, देखो जैसे ये सवाल है ना, जो बच्चे रट के पढ़ेंगे वो जानते हैं आई विश के बाद वर लगता है। अब वो ऑप्शन ढूंढेंगे, वॉज है, हैड है, हैव है, हैड है, किसी में वर है ही नहीं, बोलेंगे सर क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं था, आपको आधा अधूरा पता था। इस सेंटेंस में एक अनरियल सिचुएशन की बात की जा रही है। अच्छा, अनरियल के साथ क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास, या तो वर फॉर प्रेजेंट इमेजिनेशन या तो हैड बीन फॉर पास्ट इमेजिनेशन, यही तो हो सकता है। अब देखो, यह वॉज है, गलत है, हैड है, गलत है, हैव बीन है, गलत है, हैड बीन है, आंसर होगा। अब देख लो ये पास्ट है या नहीं। लिखा है आई विश आई हैड बीन देयर, काश मैं वहां होता,
व्हेन द रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, जब रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था। काश मैं वहां होता जब रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था। तो ये तो चीख चीख के कह रहा है कि ये पास्ट है। ये तो कह रहा है ना भैया कि रिपोर्ट जब प्रेजेंट किया गया था, पहले की बात है। तो आप पास्ट की इमेजिनेशन कर रहे हो कि काश में वहां होता, रिग्रेट है आपका, तो किस में लिखेंगे? हैड बीन में लिखेंगे। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको। अब देखो, जितनी चीजें मैं अलग से स्लाइड लगा रहा हूं ना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आ जाने के बाद, ये वीडियो सुबह 8 बजे अगर आ रही है तो रात के 10 बजे तक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा इसका पीडीएफ। आप वहां से डाउनलोड करके इत्मीनान से नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। उस वर्ड को ढूंढिए जिसकी स्पेलिंग सही है। वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले 2 पी होता है, ओपीपी 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 ओपी, गलत है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी बोलते हैं सो ओपीओ होता है, ओपीओ है, ओपीई है, गलत है, ओपीई है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा है कि द यंग एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव आइडिया बोर आउट द टॉप प्राइज एट द स्टार्टअप कंपटीशन। जो यंग एंटरप्रेन्योर है, उनका जो इनोवेटिव आइडिया था ना, उसने स्टार्टअप कंपटीशन को जीत लिया। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जीतने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, जीतने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है। बोर अपॉन यूज करते हैं, यहां देखना नो इंप्रूवमेंट का नहीं लिखा, इसका मतलब बोर इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो उसे बोर अपॉन कहते हैं, बोर ऑन कहते हैं, बोर अवे कहते हैं, या बोर विथ कहते हैं। देखो फ्रेजल वर्ब है तो मैंने अलग अलग लिख दिया है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर अवे। मैं आंसर पे नहीं जा रहा, मैं समझा रहा हूं चीजों को। सुनो, सबसे पहला ये जो बोर है, ये इसका बेस फॉर्म बियर होता है, ठीक है। बियर बोर बॉर्न चलता है फॉर्म। सबसे पहला है बियर आउट। इसका मतलब क्या है? टू कंफर्म और सपोर्ट समथिंग। किसी चीज को कंफर्म करना या किसी चीज को सपोर्ट करना बियर आउट कहलाता है, ठीक है। साबित करना या पुष्टि करना। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना लिखा है द न्यू एविडेंस बोर आउट हिज थियरी। जो नए जो एविडेंस मिले ना, एविडेंस का मतलब जो नए सबूत मिले हैं, वो उसके थियरी को साबित करते हैं। तो साबित करने को क्या बोलते हैं हम लोग? बियर आउट कहते हैं। अगला है बियर अवे। बियर अवे का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कैरी करना या जीत जाना, किसी कंपटीशन को जीत जाना या किसी चीज को कैरी करना, यह बियर अवे कहलाता है। क्या हमारा सेंस जीतने का था? हाँ जी, हमारा सेंस जीतने का था कि यंग एंटरप्रेन्योर जो है, उनके जो आइडियाज है, उस आइडिया ने कंपटीशन को, स्टार्टअप कंपटीशन को जीत लिया है। तो जीत लेने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? बोर अवे, बियर अवे यूज करते हैं, ठीक है। हमारा आंसर भी वही था। आगे बढ़ेंगे। अगला है बियर अपॉन। बियर अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से संबंधित होना या किसी चीज पे प्रभाव डालना। तो क्या लिखा है? टू बी रिलेवेंट और हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग। किसी चीज के ऊपर आपका प्रभाव होना। अगला है बियर ऑन। बियर ऑन का मतलब होता है टू रिलेट और टू बी कनेक्टेड विद समथिंग। किसी चीज से संबंधित होना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कशन बोर ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसीज। जो डिसीजन था वो एनवायरमेंटल पॉलिसीज से रिलेटेड था। अगला है बेयर विथ। बेयर विथ का मतलब होता है धैर्य रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। बेयर विथ मी आपने बहुत बार सुना होगा, मतलब मेरे साथ बने रहो। बहुत बार टीचर्स पढ़ाते हुए बोलते हैं बेयर विथ मी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, विच मींस अगले 5 मिनट तक बहुत धैर्य रखो, बहुत धीरज से मेरी बात को सुनो। उसको बेयर विथ कहते हैं। झेलने को भी बेयर विथ कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी। आंसर मैं बता चुका था। आगे बढ़ेंगे। आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड का। सेंटेंस है द यूज ऑफ टॉर्चर एज अ मींस ऑफ इंटरोगेशन इज अ बार्बरिक प्रैक्टिस दैट वायलेट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स। लिखा हुआ है कि टॉर्चर का इस्तेमाल करना किसी को इंटरोगेट करने के लिए, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ये एक बार्बरिक प्रैक्टिस है जो ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट करता है। बार्बरिक प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बार्बरिक का मतलब होता है ऐसे तो जंगली, प्राचीन, इन सब के लिए बार्बरिक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जो अमानवीय हो, अमानवीय हो, मतलब यह है कि जो इंसानियत के खिलाफ हो, उसको बार्बरिक कहते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इसका सिनोनिम बताइए। आइए भाई साहब सिनोनिम की देखते हैं। क्या लग रहा है आपको ये वर्ड पढ़कर? पॉजिटिव सेंस का है कि नेगेटिव सेंस का? ऑब्वियसली नेगेटिव कोनोटेशन है इसका। तो अगर हमसे सिनोनिम पूछा जा रहा है तब तो हमारा जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए। आओ तो जरा देखें। ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई चीज जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंस रखती हो उसको ट्रिवियल कहते हैं। अनसिविलाइज्ड, ऐसा कोई जो कि सिविलाइज मतलब जो सामाजिक तौर पर समाज के खिलाफ हो, उसको अनसिविलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। मानवता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, उसे हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं। अनयूजुअल का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो रेगुलर ना हो, जो इररेगुलर होता है, उसे हम लोग अनयूजुअल कहते हैं। इसको एनोमलस भी कहा जाता है।
जॉयस मतलब होता है खुशी से भरा हुआ। अब देखो हमारा वर्ड था अमानवीय, तो सबसे पहले इसका सिनोनिम जॉयस नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड है। क्या हम लोग अमानवीय को लेस इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, कम महत्व वाला बोल सकते हैं, महत्वहीन बोल सकते हैं? कहां से दोनों सिनोनिम होगा भाई? गलत है। अनयूजुअल का मतलब होता है जो चीज रेगुलर ना हो। अगर यहां पर इररेगुलर पूछता तो अनयूजुअल सिनोनिम होता, ये भी नहीं होगा। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। आओ जरा एक बार इन वर्ड्स को समझते हैं। तो मैंने बोला बार्बरिक मतलब क्या था? एक्सट्रीमली क्रूअल, सेवेज और ब्रूटल। अमानवीय या क्रूर, बेसिकली क्रूर को बार्बरिक कहा जाता है। सिनोनिम क्या होगा? अनसिविलाइज्ड होगा, ब्रूटल होगा या सेवेज होगा। आपने सुना होगा बहुत बार कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पे चोरी करने के बाद पत्थर से कूच के मार दिया जाता है। ये तो बार्बरिक तरीका है ना, ये तो कोई लॉ ऑफ द लैंड है नहीं। इसका मतलब ये एक अमानवीय तरीका है, एक अनसिविलाइज्ड तरीका है। ठीक है, उल्टा क्या होगा? सिविलाइज्ड होगा, ह्यूमेन होगा। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमेन बहुत बार एसएससी पूछती है। ह्यूमन नहीं बोल रहा, ह्यूमन इंसान होता है, ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है इंसानियत से भरा हुआ, काइंडनेस से भरा हुआ। कल्चर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। ट्रिवियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट, ऐसी कोई चीज जो बहुत कम महत्व रखती हो, उसे हम अनइंपॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। उसे ही पेटी या माइनर भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये देश का कुछ नहीं हो सकता, आपने बोला क्यों? मैंने बोला कि अरे बार बार तो क्रिकेट में हार जाता है। यार अब आप क्रिकेट से किसी के कंट्री के डेवलपमेंट का अंदाजा थोड़ी लगा सकते हो। ये तो बहुत ट्रिवियल इशू है, ये जस्ट एक स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की बात है। इसका मतलब बहुत ट्रिवियल बात है। ट्रिवियल मतलब बहुत क्षुद्र, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ। उल्टा क्या होगा? जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल। जॉयस मैंने क्या बोला था? मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। सिनोनिम क्या है? हैप्पी, चीयरफुल, फेस्टिव। उल्टा क्या होगा? नाराज, सैड, सॉरो, दुखी, ग्लूमी। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम बताइए इसका। वर्ड क्या है? मिटिगेट। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने 20 बार पूछा है, अगले 200 बार और पूछेगी। द हिंदू का बड़ा फेवरेट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, टू लेसन द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मिटिगेट। आमतौर पर दर्द कम करने को मिटिगेट कहते हैं। ठीक है, एलिवेट सुना होगा आपने, एलिविएट। एलिविएट भी मिटिगेट का सिनोनिम हो सकता है। मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कम करना, किसी चीज का प्रभाव कम करना, टू मेक समथिंग लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। दर्द कम करना, शांत करना किसी चीज को, इसको मिटिगेट कहा जाता है। एलिविएट इसका सिनोनिम होगा, लेसन इसका सिनोनिम होगा, रिड्यूस इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, उल्टा क्या होगा भैया? उल्टा होगा किसी चीज को एग्रावेट कर देना, बढ़ावा देना, वर्स कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। अब आ जाओ देखते हैं इसका, हमसे पूछा गया था एंटोनिम क्या होता है। ध्यान से सुनना। मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज के दर्द को कम करना, राइट। आ जाओ इसका उल्टा पूछा जा रहा है। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। अगर मैं किसी चीज को इनहेंस कर रहा हूं तो मैं उस चीज को बढ़ा रहा हूं। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। लग तो रहा है उल्टा। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, चीयरफुल मतलब होता है खुशी से भरा। कम करना का उल्टा खुशी से भरा, कोई सेंस नहीं है। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, पोवर्टी मतलब होता है गरीबी। कम करना गरीबी एंटोनिम है क्या? नहीं। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, लेसन मतलब होता है कम करना, तो ये तो सिनोनिम है ना। हमसे तो एंटोनिम पूछा गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनहेंस। आगे बढ़ेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 9। ऑल पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न्ड डैश द सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड। लिखा हुआ है हर पेरेंट जो है ना वो बहुत कंसर्न्ड है सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड से। आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ये वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन का सवाल है। लिखा है ऑल पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न्ड ऑन नहीं होता, कंसर्न्ड विथ होता है। कंसर्न्ड फ्रॉम नहीं होता, कंसर्न्ड फॉर होता है। अब देखो कंसर्न्ड के साथ ना दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो कंसर्न्ड फॉर होता है, दूसरा कंसर्न्ड विथ होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कंसर्न्ड फॉर। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके चिंतित होते हैं उसे कंसर्न्ड फॉर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है शी इज कंसर्न्ड फॉर हर ब्रदर्स हेल्थ। वो अपने भाई के सेहत को लेके चिंतित है, तो चिंतित होने को कंसर्न्ड फॉर कहते हैं। कंसर्न्ड विथ का मतलब होता है आसान भाषा में रिलेटेड टू, राइट। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन रेफरिंग टू इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट और इशू। फॉर एग्जाम्पल दिस आर्टिकल इज कंसर्न्ड विथ क्लाइमेट चेंज। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये कंसर्न चेंज से रिलेटेड है। जिसका मतलब है जहां पे हम वरी वाला सेंस पकड़ेंगे वहां पे कंसर्न अपने बाद फॉर लेगा, और जहां पर हम रिलेटेड वाला सेंस पकड़ेंगे वहां कंसर्न अपने बाद विथ लेगा। अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि यहां पे कौन सा सेंस था। लिखा हुआ है ऑल पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न डैश द सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड। ऑल पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न विथ होगा
या ऑल पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न फॉर होगा। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। रिलेटेड क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ भाई, रिलेटेड टू, ठीक है, ये वाला सेंस बनेगा। या फॉर मतलब वरीड वाला सेंस बनेगा। अब यहां पे क्या बोला गया था, बच्चों की सेफ्टी के बारे में, तो यहां वरीड वाला सेंस है। आंसर कौन सा होना चाहिए भाई, आंसर होना चाहिए वरीड फॉर, कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गो गेटर। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक ईडियम है गो गेटर, आपसे पूछा जा रहा है इसका मीनिंग क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो हर चीज की प्लान करता है, हर चीज को प्लान करता है, हर चीज की स्ट्रेटेजी बनाता है और उसके बाद कंबल ओढ़कर सो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम में से 80% लोग वही हैं। जो बचे हुए 20% हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर एक्शन लेके उसे अचीव भी करते हैं। इनको ही गो गेटर कहा जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज अ गो गेटर, मैं किसी पर्सन की तारीफ के लिए बोल रहा हूं कि ही इज अ गो गेटर, इसका मतलब ये वो खाली बोलता नहीं है, वो करता है। उसने जो डिसाइड किया वो उस चीज तक, उस एम तक, एम्बिशन तक पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं गो गेटर। अब बार बार मैं कहता हूं हर इडियम में कीवर्ड होता है, कितना आसान है ये कीवर्ड देखो। गो मतलब होता है जाना, गेटर मतलब होता है पाना। जो व्यक्ति जाकर कुछ पाले उसे गो गेटर कहते हैं। जो केवल सोचता नहीं है, जो एक्शन भी लेता है, उसको गो गेटर कहते हैं। ऑप्शन देखो, लेजी एंड अवॉइड्स वर्क। आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉजिटिव कनोटेशन का इडियम है, तो ये तो नहीं हो सकता। Who is shy and introverted, जो शर्मीला है, नहीं हो सकता। One who always wants to run from all situation, जो हर सिचुएशन से भाग जाए, नहीं हो सकता। हमें पॉजिटिव वाला कॉनोटेशन चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। डिटरमाइंड एंड एम्बिशियस, जो बहुत डिटरमाइंड है, बहुत दृढ़ संकल्प लेने के बाद बहुत एम्बिशियस रहता है। ऑलवेज स्ट्राइविंग टू अचीव देयर गोल्स, जो हर वक्त तत्पर रहता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपसे पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर क्या है इसमें, वो ढूंढ कर निकालिए। लिखा है ऑल द कमिटी मेंबर्स, सब्जेक्ट क्या है यहां का, मेंबर्स है ना। कमिटी इसके लिए कंपाउंड नाउन का या ऐसे बोलो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द एक आर्टिकल है और ऑल एक डिटर्मिनर है। लिखा है ऑल द कमिटी मेंबर्स, जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं, रेस्ड फ्रॉम देयर सीट्स, वो लोग अपने सीट से खड़े हुए, सीट से उठे। फ्रॉम प्रीपोजिशन, सीट्स उसका नाउन। टू वेलकम, टू प्लस V1 इंफिनिटिव का फॉर्म है, पर्पस बताने का काम करता है। मैं कह रहा हूं सारे कमिटी मेंबर्स अपनी सीट से उठे, क्यों उठे, पर्पस क्या था, टू वेलकम, वेलकम करने के लिए। किसे वेलकम करने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन। चेयरमैन नाउन है यहां का, न्यूली एडवर्ब है, द आर्टिकल है, अपॉइंटेड यहां का एडजेक्टिव है। मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आपको सेंटेंस तोड़ने में आसानी हो। क्या लिखा हुआ है, ऑल द कमिटी मेंबर्स रेस्ड फ्रॉम देयर सीट्स, हर कमिटी मेंबर जो है वो अपनी सीट से उठा ताकि न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन को वेलकम कर सके। अब देखना यहां पे तो कोई एरर नहीं था, फॉर के बाद प्रीपोजिशन होना चाहिए था, है। ये देयर किसके लिए आ रहा है, मेंबर्स के लिए आ रहा है, तो यहां भी कोई एरर नहीं है। टू के बाद V1 होता है, कोई एरर नहीं है। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब या तो आंसर हमारा नो एरर है या तो फिर आंसर ए में कोई ना कोई एरर होगा। आओ चेक करते हैं ए में कोई एरर है क्या। अगर नहीं मिला तो हमारा आंसर नो एरर होगा। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल द कमिटी मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स। अच्छा ये रेज सही है क्या, रेज्ड का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। शायद यहां पे राइज वाला वर्ब यूज करना चाह रहा था जिसका V2 रोज बनता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप जरा इसके पीछे का ग्रामर समझते हैं। देखो राइज और रेज पे ना SSC बहुत सवाल बनाएगी, इसलिए इन दोनों फैक्ट्स, इन दोनों चीजों को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे और जितनी जल्दी अपने जहन में बिठा लेंगे आपके लिए उतना फायदा होगा। राइज का मतलब होता है जब कोई चीज खुद ब खुद उठे, जब कोई चीज खुद ब खुद उठे वो उसे हम राइज कहते हैं, ठीक है, या ऊपर उठने को राइज कहते हैं। ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसका मतलब है इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन यहां का सब्जेक्ट है, राइजेस यहां का वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, ये ईस्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब है इस राइज वर्ब को का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि राइज अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसका फॉर्म कैसे चलता है, राइज V1, रोज V2, राइज एंड V3। रेज पे आता है। रेज का मतलब होता है किसी चीज को पकड़कर उठाना, किसी चीज को बढ़ाना या उठाना, उसे रेज कहते हैं। मैंने क्या बोला, राइज का मतलब किसी चीज का खुद ब खुद उठना या किसी चीज का उठना राइज कहलाता है। रेज का मतलब होता है किसी को पकड़कर उठाना। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब है इसके बाद हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा।
मतलब व्हाट या हुम का रिप्लाई मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, शी रेज्ड हर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या था, शी, वर्ब क्या था, रेज्ड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं शी रेज्ड व्हाट, क्या इस व्हाट का जवाब मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, शी रेज्ड हर हैंड। इसका मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट है। आप जानते हो ये बात कि व्हाट और हुम का रिप्लाई करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो शी रेज्ड व्हाट, शी रेज्ड हर हैंड, जिसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आस्क अ क्वेश्चन, मतलब रेज्ड ने अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका फॉर्म कैसे चलता है, रेज रेज्ड रेज्ड। राइज कैसे चल रहा था, राइज रोज राइज, रेज रेज्ड रेज्ड, विच मींस राइज और रेज के बीच में क्या डिफरेंस है, राइज का एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। आओ जरा दो चार क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। एज द स्टॉर्म अप्रोच द सी लेवल रोज रैपिडली, जैसे जैसे स्टॉर्म आया सी लेवल जो है वो बहुत राइज किया। अब यहां पे रेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देख लो रोज के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट का जगह था, नहीं। इसका मतलब यहां पे रोज बिल्कुल सही है। द टीचर रेज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिस्कशन, रेज्ड यहां पे लिखा है, पूछो रेज्ड व्हाट, आंसर मिलेगा रेज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ट्रांजिटिव चाहिए था। स्मोक रोज फ्रॉम द चिमनी ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, रोज लिखा है यहां पे, पूछो रोज व्हाट, कोई जवाब नहीं है। फ्रॉम प्रीपोजिशन चिमनी उसका ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। इसका मतलब इंट्रांजिटिव, राइज होना चाहिए था, रोज होना चाहिए था। सी रेज्ड हर ग्लास, सी रेज्ड व्हाट, हर ग्लास, जिसका मतलब है अगर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हम रेज को आंसर करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम राइज को आंसर करेंगे। अब जो टेंस है, जो फॉर्म है, उस हिसाब से लगाते जाएंगे। आ जाओ क्या लिखा था, लिखा है ऑल द कमिटी मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स, क्या लिखा हुआ है देखना, लिखा है रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं रेज्ड व्हाट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, नहीं है। इसका मतलब यहां पे रेज्ड भी सही नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यहां रेज्ड नहीं होना चाहिए था। इसके जगह पे हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए था, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन होता है, राइज होता है। पर हम प्रेजेंट टेंस में नहीं लिख रहे, हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं, तो हम इसको भी पास्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रोज। तो सही आंसर होगा ऑल द कमिटी मेंबर्स रोज फ्रॉम देयर सीट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपसे सबसे सही सिनोनिम पूछा जा रहा है, कौन से वर्ड का, हॉटी, राइट, हॉटी। एक वर्ड में समझाऊं, घमंडी, घमंडी को हॉटी कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसे मैं हॉटी बोल रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत घमंडी व्यक्ति है, राइट। याद करवा दो यहीं पे, जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे क्लास में एक लड़का था जो, मतलब मैं क्लास 11 12 की बात कर रहा हूं, जो बड़ा कूल था, ठीक है। मतलब एब्स वैब्स थे उस जमाने में, उसके, मैं आज से 10 12 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि वो उसके एब्स वगैरह थे, और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था, पढ़ने में भी अच्छा था, बड़ा हॉट था। अगर हॉट का कोई डेफिनेशन है तो वो उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट आता है कि वो बहुत हॉट था। चूंकि वो बहुत हॉट था, वो बहुत हॉटी भी था। उसे ये बात पता था कि उसे सबसे ज्यादा अटेंशन मिलेगा और वो बहुत अच्छा है हर चीज में, तो उसे उस बात का घमंड भी बहुत था। तो उसे पहले हम हॉटी बोलते थे, बाद में हम हॉटी बोलने लगे। पहले हम ये वाला हॉटी बोलते थे, बाद में हम ये वाला हॉटी बोलने लगे, जिसका मतलब है पहले हम उसको कॉम्प्लीमेंट करते थे, बाद में हम उसको क्रिटिसाइज करने लगे। हॉटी मतलब घमंडी। सो जो हॉट है कई बार वो हॉटी होता है, हॉटी का मतलब वो घमंडी होता है। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया है। अब मैं आऊंगा इसमें से वर्ड कौन कौन से इसके सिनोनिम हो सकते हैं। हमसे सिनोनिम पूछा गया था, घमंडी हम वर्ड ढूंढ रहे हैं। अनप्लेजेंट, ऐसी कोई चीज जो खुशी ना दे आपको, ये तो नहीं हो सकता घमंडी का सिनोनिम। अम्यूज्ड मतलब होता है जो खुश हो, घमंडी का सिनोनिम नहीं हो सकता। हंग्री मतलब होता है जो भूखा हो। कंसीटेड, कंसीट का मतलब होता है घमंडी, इसे SNOB स्नॉब भी कहते हैं, ठीक है। स्नॉब भी कई बार ऐसे पूछता है। सो हॉटी, कंसीटेड, स्नॉब, इन तीनों का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घमंडी है, ठीक है। अब देखो कुछ बड़े खूबसूरत वर्ड्स यहां पे आए, एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल। अब डिसडेनफुल भी SSC का बड़ा फेवरेट है, डिसडेन बार बार पूछता है। डिसडेन का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत एरोगेंस के साथ किसी को क्रिटिसाइज करते हो या किसी को छिड़क देते हो ना, उसको डिसडेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और आपके सामने एक बहुत ही गरीब जो मतलब बड़ा ही फिजिकल अपीयरेंस बड़ा खराब है जिसका, वो आया आपके सामने भीख मांगने के लिए, आप कैसे उसको झटक देता है, जाओ यहां से। दिस इज कॉल्ड डिसडेनफुल। डिसडेन का मतलब होता है बिल्कुल घमंड के साथ किसी को, एक तरीके से कह लो कि सप्रेस कर देना, बिल्कुल ही किसी को रिजेक्ट कर देना, उसको डिसडेन कहा जाता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, एरोगेंट, प्राउड, स्नॉबिश, अभी मैंने स्नॉब बोला था, कंसीटेड। उल्टा क्या होगा, जो बहुत नम्र है, सो हम्बल, मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ, इसका उल्टा हो सकता है।
कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हॉटी का आंसर कौन सा होगा? कंसीडेड। आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, कौन से वर्ड का? प्रोमिनेंट वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। लिखा है द हाउस इज इन अ प्रोमिनेंट पोजीशन ऑन द विलेज। देखो प्रोमिनेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ऑन द लाइंस है, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जा रहा है इसका एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम क्या होना चाहिए? जो महत्वहीन हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ऑप्शन नंबर 1 नोटेड। नोटेड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, उसे नोटेड कहते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंट का एंटोनिम नोटेड हो सकता है? नहीं। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो इसका उल्टा वर्ड कोई नेगेटिव वर्ड होगा। ये तो खुद में अपने पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड है, ये तो पॉजिटिव था, नहीं हो सकता। एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, ये भी पॉजिटिव है, उल्टा नहीं हो सकता। हम कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड ढूंढ रहे हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। द हिंदू का बड़ा फेवरेट वर्ड है ये वाला, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि इनसिग्निफिकेंट हो, जो कि क्लियर ना हो, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। तो क्या ये एंटोनिम हो सकता है? हाँ जी, एंटोनिम तो लग रहा है। एक बार और एक जो ऑप्शन है उसे भी चेक कर लेते हैं। क्या वर्ड है? ग्रिजली। देखो ग्रिजली का दो मतलब होता है, एक तो ग्रे कलर की चीज को ग्रिजली कहा जाता है, और दूसरा ये एक बियर की भी प्रजाति होती है, भालू की भी प्रजाति होती है, उसे भी ग्रिजली कहते हैं। किसी भी हिसाब से ये इसका एंटोनिम तो नहीं हो सकता। फिर एक ही वर्ड बच रहा है हमारे सामने, कौन सा? ऑब्सक्योर, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर ना आगे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना। मैंने क्या बोला? प्रोमिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिनोनिम क्या होगा? नोटेड, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड। नोटेड अभी समझाया, कोई ऐसी चीज जो प्रसिद्ध है, रेनाउंड, सेलिब्रेटेड, वेल नोन। ऑब्सक्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते या जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। अननोन, हिडन, वेग, धुंधला, इन सबको ऑब्सक्योर कहा जाता है, ठीक है। उल्टा क्या होगा? प्रोमिनेंट, फेमस या वेल नोन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रिजली बता चुका ऑलरेडी। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सक्योर। आगे बढ़ेंगे। द कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेलेंट डैश कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डैश ऑफ द नेबरहुड गैदरिंग्स। दो वर्ड में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, बड़ा अच्छा सवाल था। एक था फेलिसिटी और एक था फैसिलिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत खुशी देना, उसे फेलिसिटी कहा जाता है। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा, है ना। हमने सुना है ना कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसका मतलब ये सुविधा दे रही है। तो फेलिसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा। क्या लिखा है यहां पे? द कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेलेंट डैश कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डैश ऑफ द नेबरहुड गैदरिंग्स। कम्युनिटी सेंटर मतलब होता है ना कि हर मोहल्ले में एक ऐसा सेंटर है जहां पे लोग कोई भी मीटिंग करते हैं या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते हैं, उसे कम्युनिटी सेंटर कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? द कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेलेंट, जो कम्युनिटी सेंटर का जो एक्सेलेंट डैश था, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया नेबरहुड गैदरिंग के, मतलब आस पड़ोस के जो लोग थे उनके डैश में। तो सोचो, कम्युनिटी सेंटर का एक्सेलेंट खुशी होगा क्या? नहीं। आप जब एक्सेलेंट बोल रहे हो, इसका मतलब आप बेहतरीन किसकी बात करोगे? बेहतरीन सुविधा की बात करोगे। तो यहां क्या होना चाहिए था? फैसिलिटी होना चाहिए था। तो क्या लिखा हुआ है? द कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेलेंट फैसिलिटी। कम्युनिटी सेंटर का जो एक्सेलेंट फैसिलिटी है, उसने कंट्रीब्यूट किया, उसका बहुत योगदान रहा नेबरहुड की खुशी में, कि आसपास वाले लोग बहुत खुश हुए, इतनी अच्छी सुविधाएं वहां प्रोवाइड की गई थी। जिसका मतलब है पहले ऑप्शन में फैसिलिटी होना चाहिए और सेकंड ऑप्शन में फेलिसिटी होना चाहिए। आ जाओ, पहले में फैसिलिटी चाहिए, दूसरे में फेलिसिटी चाहिए। फैसिलिटी, फेलिसिटी, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। एक ऐसी चीज जिसका वही नाम हो जो दूसरे का हो, मतलब सेम नेम वाले चीजों को क्या कहा जाता है? क्या उनको हम सिनोनिम कहते हैं? नहीं। सिनोनिम का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। पर्यायवाची जिसे कहा जाता है, एक जैसे मतलब वाले शब्द, उनको सिनोनिम कहते हैं। हमसे पूछा गया एक जैसे नाम वाली दो चीजें, गलत है। अगला है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है कोई ऐसा नाम जो किसी ने रख लिया है अपने लिए, पर वो उसका एक्चुअल नाम नहीं है, उसे स्यूडोनिम कहा जाता है, ठीक है। जब भी आपको कहीं पे स्यूडो वर्ड दिखेगा ना, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो काल्पनिक है, जो अनरियल है, जो रियल नहीं है, उसे स्यूडो कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा स्यूडो कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस जो एक्चुअल कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे स्यूडो कॉन्फिडेंस कहते हैं। स्यूडोनिम का मतलब क्या होता है? स्यूडोनिम का मतलब होता है कोई ऐसा नाम जो किसी व्यक्ति का ओरिजिनल नाम नहीं है, उन्होंने अपने लिए रख लिया है,
फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है मान लेते हैं जो कि गाने लिखता है, तो वो अपना नाम क्या रख लिया, उसने अपना नाम रख लिया लेखक। अब समझ लो मेरा कोई दोस्त है जिसका एक्चुअल नाम लेट्स से उसका नाम रोहन है, पर वो रोहन नाम से नहीं लिखता, वो लेखक नाम से लिखता है, तो ये लेखक उसका स्यूडोनिम होगा। हमसे ये तो नहीं पूछा गया था। होमोनिम, दो ऐसे शब्द जो लिखे जाते हैं एक ही तरीके से, साउंड करते हैं एक ही तरीके का, पर उनका फंक्शंस अलग है, उसे होमोनिम कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है नेमसेक। नेमसेक का मतलब होता है दो ऐसे शब्द जिनका जो मतलब जो एक ही साउंड है जिनका, या एक ही नाम है उनका, पर उन दोनों में डिफरेंस है, उसे नेमसेक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉमन नाम ले लो, लड़की का नाम ले लो प्रियंका, तो अब क्या है कि अगर आप पूछोगे इंडिया में कितने प्रियंका है, तो लाखों प्रियंका निकल जाएंगे इंडिया में। ये सारे के सारे नेमसेक है। नेमसेक का मतलब इनका एक ही नाम है, उसको नेमसेक कहा जाता है। सिनोनिम मैंने बता दिया, पर्यायवाची, सिनोनिम बता दिया, होमोनिम बता दिया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है, इडियम का आपको मीनिंग पूछा जा रहा है। द जोक विच आई थॉट वुड मेक हर लाफ प्रूव टू बी अ डैम स्क्वीब। लिखा हुआ है कि जो चुटकुला मैंने सुनाया था ये सोच के कि वो हंस देगी, वो एक डैम स्क्वीब साबित हुआ। व्हाट इज अ डैम स्क्वीब? देखो, स्क्वीब का मतलब होता है पटाखा, डैम्प मतलब होता है गीला। अब अगर आप कोई पटाखा जलाने जा रहे हो, जो पटाखा गीला है, तो फूटेगा क्या? नहीं। सो डैम स्क्वीब का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे आपने उम्मीद लगाई थी कि वो सक्सेसफुल होगा, पर वो चला नहीं, वो हुआ नहीं, इसे डैम स्क्वीब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भूल भुलैया 1 आई, तो मूवी आज भी आप देखोगे और पेट पकड़ के हंसोगे, इतनी अच्छी कॉमेडी मूवी थी वो। फिर भूल भुलैया 2 आई, हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि कुछ फिर से बहुत अच्छा कॉमेडी देखने को मिलेगा, पर हुआ क्या? भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 हाईली डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप भूल भुलैया 1 से आप अगर उनको कंपेयर करोगे, इसका मतलब वो एक डैम स्क्वीब है ना। आपने उम्मीद की थी कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा, पर वो हुआ नहीं, इसे डैम्प स्क्वीब कहा जाता है। याद कैसे रखोगे आप? डैम्प का मतलब होता है गीला, स्क्वीब मतलब होता है पटाखा, बस याद हो गया। आज ऑप्शन एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ये तो नेगेटिव कोनोटेशन का है, नेगेटिव वाला कोई ऑप्शन आंसर होना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ये हो सकता है। लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, थका देने वाला काम, ये नहीं होगा। सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट, जब घटनाएं बदल जाएं, ये नहीं होगा। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे जो बातें मैंने बोली वो लिखी हुई है, पढ़ लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। आगे बढ़ेंगे। आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि मीनिंग क्या होगा। वर्ड है अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसी जगह जहां पे शिप्स को रखा जाए, उसे क्या कहते हैं? जहां पे पानी के जहाज को पार्क किया जाता है, बेसिकली उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हार्बिंगर कहते हैं? हार्बिंगर नहीं कहते। हार्बिंगर का मतलब क्या होता है? आने वाली जो घटनाएं हैं, आप जब उसका पहले से अनुमान लगा लो तो उसको हार्बिंगर कहा जाता है। ठीक है, मतलब फ्यूचरिस्टिक घटनाओं के बारे में अगर कोई पहले से बताए तो उसे हार्बिंगर कहते हैं। ये तो नहीं हो सकता। हार्बर का मतलब होता है वैसी जगह जहां पे पानी के जहाज को जमा किया जाता है। बेसिकली हार्बर पानी से रिलेटेड है। बड़ी फेमस मूवी है पर्ल हार्बर, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या ये वर्ड आंसर होगा? हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। होड, होड का मतलब होता है, ये तो एक्चुअली वर्ब है, इसका मतलब होता है जमा करना। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शॉपकीपर डिसऑनेस्ट है, ये होल्ड कर रहा था और बाद में इसको ब्लैक में बेचता। होल्ड करने का मतलब है वो जमा कर रहा था। सेंस नहीं। हैंगर, कई बार ऐसे पूछती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैंगर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे एरोप्लेन्स को पार्क किया जाए। हमसे एरोप्लेन्स नहीं पूछा गया था, हमसे शिप्स पूछा गया था। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। जितनी बातें मैंने बताई वो यहां पे लिखी हुई है। हार्बिंगर का मतलब होता है एक ऐसा साइन जो ये बताए कि आगे क्या आने वाला है। फॉर एग्जांपल, डार्क क्लाउड्स आर हार्बिंगर ऑफ रेन, मतलब डार्क क्लाउड्स ये दिखा रहे हैं, ये अंदेशा दे रहे हैं कि आगे बारिश होने वाली है। ये टफ वर्ड था, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आइए, लिखा है चिल्ड्रन विथ गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय वन एंड ऑल। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ते आए हैं उन्हें बात अच्छे से पता है। आप एक ऐसा करो, आप ट्राई करो, मैं जरा पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है। हाँ जी, तो जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्लोज टेस्ट या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन। हर क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे, पहले मीनिंग समझेंगे, दूसरी बार अरेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं लिखा क्या है। लिखा है चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय वन एंड ऑल। ऐसे बच्चे जिनके मैनर्स अच्छे हैं उन्हें सबके द्वारा पसंद किया जाता है। बी में, दे आर अप्रिशिएटेड इवन बाय स्ट्रेंजर्स।
उनको जो है अजनबियों के द्वारा भी उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। सी में ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज पॉसिबल ओनली इफ अ चाइल्ड इज ग्रूम्ड इन गुड मैनर्स। लिखा है कि एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उस बच्चे को अच्छी नैतिक मैनर्स के साथ ग्रूम किया जाए। डी में therefore the public schools lay great emphasis on the cultivation of good manners in their students। लिखा हुआ है इसीलिए जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वो बहुत जोर देते हैं अच्छे मैनर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो बेसिकली इस पूरे पैसेज में बच्चों के अच्छे मैनर्स के बारे में बात की गई है और यह बात किया गया है कि किस हिसाब से हम उनको अरेंज करते हैं। अब देख लो, दो ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट है, एक ऑप्शन है जो डी से स्टार्ट है, एक ऑप्शन है जो ए से स्टार्ट है, राइट? मतलब कोई भी ऑप्शन बी से स्टार्ट नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए हमने ये अंदाजा लगाया। अब हम लिंक बनाएंगे, लिंक बनाने से पहले अगर इधर उधर से ऑप्शन कट सकते हैं तो काट लेते हैं। जैसे डी में लिखा हुआ था देयरफॉर। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस में देयरफॉर यूज करते हैं तो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स ये कंक्लूसिव लाइन होता है। मतलब पूरे घटना का सारांश क्या है वो देयरफॉर से पता चलता है, जिसका मतलब यह है देयरफॉर से हम सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते। यहां देखना डी से स्टार्ट था, डी में देयरफॉर था, तो ये ऑप्शन तो हम सबसे पहले काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे। क्या आपको दो ऐसे सेंटेंसेस मिले जिनका पेयर आपस में बन सकता है? मुझे मिले। कैसे? ए में देखो क्या लिखा था, चिल्ड्रन विथ गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय ऑल। यहां पे किसकी बात की जा रही है? किसी को लाइक करने की बात की जा रही है। किनको लाइक करने की बात की जा रही है? चिल्ड्रन को, कि वैसे बच्चे जिनके मैनर्स अच्छे हैं उन्हें सबके द्वारा लाइक किया जाता है। बी में लिखा है दे आर अप्रिशिएटेड इवन बाय स्ट्रेंजर्स। उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। देखना यहां इवन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इवन का किया गया है, मतलब यह है उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। अप्रिशिएट भी का मतलब क्या है? उसके पहले कुछ किया जा रहा होगा, सेकंड प्रोसेस अप्रिशिएट भी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ए और बी में हम बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं। दो प्रूफ है मेरे पास। पहला, यहां पे भी लाइक करने की बात की गई है, यहां पे अप्रिशिएट करने की बात की गई है, दोनों में कोई कनेक्शन है। दूसरा, यहां पे दे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया था। ये दे किसके लिए आ रहा है? ये चिल्ड्रन नाउन के लिए आ रहा है, जिसका मतलब है ए और बी में डेफिनेटली कनेक्शन है। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। दूसरा, यहां पे इवन बोला गया था कि अप्रिशिएट भी किया जाता है, तो इसका मतलब पहले भी कुछ पॉजिटिव किया जा रहा होगा। किसमें बोला गया था? ए में, कि उन्हें लाइक किया जाता है, कि लाइक किया जाता है और अप्रिशिएट भी किया जाता है, जिसका मतलब ए के बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे ए बी का पेयर बनेगा जिसमें ए के बाद भी होगा। पहले आप नाउन बताओगे तभी तो आगे प्रोनाउन लगाओगे, इसका मतलब ए के बाद बी होगा। आ जाओ ऑप्शन पे, ए के बाद बी है, बी के बाद ए है, नहीं हो सकता। ए के बाद डी है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सी डी ए बी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आपका और कोई तरीका होगा बनाने का तो वो भी सही है, ठीक है? जरूरी नहीं एक ही तरीके से सॉल्व किया जाए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इसका वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करने में ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। केवल दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस V3 चाहिए, और दूसरा ये कि टेंस का चेंज नहीं होगा। आओ ऑप्शन काटते हैं। लिखा है समवन हैज स्टोलन, प्रेजेंट टेंस में है तो सबसे पहले पास्ट वाले को काट दो। यहां हैड लिखा हुआ था, हैज था, इज था, वॉज लिखा हुआ था, दोनों पास था, हमने काट दिया। दूसरा, पैसिव में हमेशा बी प्लस V3 होता है, तो हैज के बाद अगर हम बी लगाएंगे तब तो बिन का फॉर्म होना चाहिए। यहां लिखा हुआ था माई बुक इज कहां से आया? ऊपर हेल्पिंग ऑफ हैज था, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई इम्प्लोर्ड द मदर नॉट टू बीट द चाइल्ड लाइक दैट। चुम्मेश्वरी सवाल है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत सवाल है। जरा एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको समझ में आएगा मैं क्यों खूबसूरत बोल रहा हूं उसको। देखो, टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, राइट? ये एक एडवाइस है। जब भी कभी आप ऐसे किस्म के सेंटेंस को चेंज करते हो तो उसको चेंज करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, चूंकि एडवाइस है, आप सेड टू को बदलेंगे और यहां क्या कर देंगे? एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH के वर्ड का या इफ और वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इंपेरेटिव में टू का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। सो ही एडवाइज्ड मी टू, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? टू के बाद V1 लगता है, V1 लगा दिया, टू हेल्प द पुअर। आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, कहां ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं, वहां पे लेके जाना।
इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा और टू के बाद बेस फॉर्म लगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब ये तो हुआ पॉजिटिव कमांड, हमने किसी को एडवाइस दिया। चलो अब हम नेगेटिव कमांड लेते हैं। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि आदेश केवल पॉजिटिव ही होता है, आदेश नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने उसको बोला कि ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर, ये नेगेटिव कमांड है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही एडवाइज्ड मी। अब क्या होगा देखो, इसके पहले वाले सेंटेंस से पॉजिटिव कमांड था, इसमें नेगेटिव कमांड है, तो जहां पे आपने पहले टू लिखा था ना, वहां पे आप नॉट टू कर देना। क्या होगा? जहां पे आपने पहले टू लिखा था वहां पे आप नॉट टू कर देना और बाकी चीजें सेम रहेंगी, नॉट टू गो देयर। इसका मतलब यह है कि जहां पे हमें सेंटेंस में नेगेटिव कमांड करना होता है, हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहां पे नॉट टू लगाते हैं। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? आई इम्प्लोर्ड द मदर नॉट टू बीट। इसका मतलब हमारा जो कमांड है वो जरूर नेगेटिव होगा। आओ जरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है आई टोल्ड द मदर डू बीट द चाइल्ड, ये तो पॉजिटिव हो गया, हमें नॉट चाहिए। द मदर टोल्ड मी डोंट बीट द चाइल्ड लाइक दिस। लिखा है द मदर टोल्ड मी, यहां लिखा था आई इम्प्लोर्ड द मदर, माता ने मुझसे कहा कि इस तरीके से बच्चे को मत मारो। माता ने मुझसे कहा या मैंने माता से कहा? यहां तो ये लिखा होता मैंने माता से कहा, तो गलत है। आई सेड विल यू बीट द चाइल्ड लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क, नहीं हो सकता। आई सेड टू द मदर प्लीज डोंट बीट द चाइल्ड, देखो यहां डोंट बीट लिखा हुआ है, नेगेटिव कमांड है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जिन बच्चों को इम्प्लोर्ड का मतलब नहीं पता, उनके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि सर यहां तो प्लीज आ गया, प्लीज के लिए तो यहां रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, फिर ये नेगेटिव कैसे होगा? इम्प्लोर्ड का मतलब पता है क्या होता है? इम्प्लोर्ड का मतलब होता है बेग करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने झोली फैलानी, उसको इम्प्लोर्ड कहा जाता है। इसका मतलब मैं गिड़गिड़ा रहा था अपनी मां के सामने कि बच्चे को ऐसे मत मारो। तो जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो प्लीज तो लिखना पड़ेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा कि आप बेग कर रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो? तभी तो उसे इम्प्लोर्ड में चेंज किया गया। तो ये प्लीज बिल्कुल ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। बढ़िया सवाल था, जैसा मैंने बोला आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्लोज टेस्ट है। नो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले एक बार पढ़ना है, इसका मीनिंग समझना है, टोन समझना है, उसके बाद इसको फिलअप करना है, ठीक है? आइए जरा पहले मैं एक दफा आपको पढ़ के समझा देता हूं क्या लिखा था, ठीक है? इत्मीनान से पहले सुनो बात। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी। लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयरिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इन पेरिस ट्यूसडे स्पोक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एआई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि एआई का जो समिट हुआ था पेरिस में, उसको को चेयर कर रहे थे, मतलब वहां पे और भी लोग थे, साथ में वो भी थे। उन्होंने बात किया ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एआई का, कि किस तरीके से एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, उसमें कितनी पावर है, उसको लेके बात किया। डैश स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस टू एड्रेस इट्स चैलेंज। ठीक है, उन्होंने क्या बात किया? उन्होंने दो बातें करी। पहला ये कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एआई के बारे में बात किया। दूसरा, उन्होंने स्ट्रेस किया कि कितना जरूरी है कि एआई की वजह से जो मुसीबतें आ रही हैं उनको गवर्न करने की जरूरत है, कुछ नियम कानून लेके आने की जरूरत है, ताकि कुछ रेगुलेशन बने इस बारे में कि उसके जो इल इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो कंट्रोल किया जा सके। Dash that AI was writing the code for humanity in the 21st century, the PM underscored both the immense potential and dash biases in AI systems. डैश करते हुए कि एआई इतना महान हो गया कि वो 21वीं शताब्दी में लोगों के लिए कोडिंग कर रहा है, लोगों के लिए कोड लिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फसाइज किया, जोर डाला। प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया, अंडरस्कोर किया कि कितना पोटेंशियल है और डैश बायसेस हैं एआई सिस्टम में, कॉलिंग फॉर कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट्स टू शेप द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी को शेप कर पाए। ठीक है, मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने दो बातें यहां पे एम्फसाइज की हैं फिर से। पहला ये कि एआई कितना महान है कि वो 21st सेंचुरी में लोगों के लिए कोडिंग लिख रहा है, और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन साथ साथ में इसमें बायसेस भी हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है बायसेस। बायसेस का मतलब होता है इसकी परेशानियां भी हैं। ठीक है, यहां पे जो बायस का सेंस, ऐसे बायस का मतलब होता है किसी की तरफ ज्यादा झुका होना, पर यहां जो बायसेस है इसका मतलब प्रॉब्लम से के बारे में बोला जा रहा है कि एआई सिस्टम में प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जरूरी है कि एक कलेक्टिव एफर्ट हो, केवल एक कंट्री इसके लिए काम ना करे, सब मिलकर इसके लिए काम करे ताकि फ्यूचर को शेप किया जा सके।
मोदी डैश एआई's डुअल नेचर विथ एन एग्जांपल। मोदी जी ने एआई के डुअल नेचर को एक एग्जांपल से डैश किया कि इफ यू अपलोड योर मेडिकल रिपोर्ट टू एन एआई ऐप, इट कैन एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज फ्री ऑफ एनी डैश व्हाट इट मींस फॉर योर हेल्थ। लिखा हुआ है कि उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए कहा कि अगर आप एक मेडिकल रिपोर्ट को किसी भी एआई के ऐप में अगर अपलोड करोगे तो वो बहुत आसान भाषा में जो फ्री होगा डैश से वो बता देगा आपके हेल्थ के बारे में। He stressed that while AI's potential is absolutely amazing, the presence of biases demands careful scrutiny and correction. उन्होंने ये इस बात पे जोर डाला कि एआई का जो पोटेंशियल है, एआई की जो ताकत है ना, वो बहुत अमेजिंग है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें बायसेस हैं, उसमें कमियां हैं जो डिमांड करती हैं कि उनको ठीक किया जाए, उनकी जांच पड़ताल प्रॉपरली हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टोन क्या है भैया, तो टोन हर सेंटेंस में इसका डिफरेंट है। कुछ में पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है। ज्यादातर यहां पे बात ऐसे हो रही थी कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ पॉजिटिव कह रहे थे एआई के बारे में, और उसी सांस में वो फिर उसके बारे में नेगेटिव भी कह रहे थे, विच इज अमेजिंग थिंग, क्योंकि एआई हमारे लिए खतरा भी है, एआई हमारे लिए सुविधा भी है। तो वो इन दोनों बातों को अंडरलाइन कर रहे थे बार बार, इन दोनों बातों को पे वो एम्फसाइज कर रहे थे बार बार। आई होप आपको पैसे समझ में आ गया है। अब मैं आऊंगा इसके फिलअप्स पे। क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयरिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इन पेरिस ट्यूसडे स्पोक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एआई डैश स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस टू एड्रेस इट्स चैलेंज। जहां पे ध्यान लेके जा रहा हूं वहां पे अपना ध्यान लेके जाना। क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एआई के बारे में बात किया, पॉजिटिव डैश। उसी वक्त उन्होंने स्ट्रेस किया कि ग्लोबल गवर्नेंस की भी जरूरत है, मतलब उन्होंने एक नेगेटिव बात भी बोली कि एआई को रेगुलेट करने की भी जरूरत है, मतलब यहां पे नेगेटिव सेंटेंस है। अब सोचो, हमें बीच में एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो कि दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को आपस में जोड़ दे। हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आओ जो ऑप्शन पे, व्हाट लगाने से ऐसा होगा क्या? नहीं। विच लगाने से ऐसा होगा क्या? नहीं। वाइल लगाने से ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा। वाइल का मतलब होता है जबकि। जरा वाइल का सेंटेंस एक बार कोई यूज करके अपने दिमाग में देखो तो, कि ही वॉज आस्किंग मी क्वेश्चंस व्हाइल आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। वो मेरे से सवाल पूछ रहा था जबकि मैं अपने गाने में व्यस्त था। वाइल नेगेटिव सेंस देता है, कॉन्ट्रास्टिंग सेंस देता है कि माई ब्रदर इज अ टॉपर व्हाइल आई ऑलवेज फेल इन द एग्जामिनेशन। मेरा जो भाई है वो एक टॉपर है जबकि मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूं। तो ये क्या होगा? वाइल होगा। विच मीन्स जब हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं जो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं तो क्या लगेगा? वाइल लगेगा। एक और हिंट ये था, यहाँ पे स्ट्रेसिंग लिखा हुआ था, वाइल के बाद बिफोर आता है। ये हालांकि ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या था? लिखा है डैश दैट एआई वाज राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी इन द 21st सेंचुरी। पीएम ने अंडरस्कोर किया कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। अब यहां पे क्या होगा? नेग्लेक्टिंग दैट एआई वाज राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी। इस बात को नेग्लेक्ट करते हुए कि एआई जो है वो 21वीं शताब्दी में कोडिंग कर रहा है, इस बात को नेग्लेक्ट करते हुए नहीं। सेंस तो सेंटेंस का यह बन रहा था जब हमने पढ़ा था पहली बार कि इस बात को हाईलाइट कर रहे थे वो कि एआई इतना महान हो गया है कि वो अब कोडिंग भी लिख रहा है अपने आप से। तो नेग्लेक्टिंग तो नहीं होना चाहिए, कोई पॉजिटिव वर्ड बनाना चाहिए था। एसर्टिंग का मतलब होता है जोर डालना। तो इस बात पे जोर डालते हुए कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए कोड लिख रहा है, ये तो ठीक लग रहा है। प्रोक्योरिंग का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने इस चीज को प्रोक्योर कर लिया। प्रोक्योर का मतलब है मतलब हाईवे बनाना है, जमीन प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है, प्रोक्योर कर रही है। प्रोक्योर मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। तो इस बात को प्राप्त करते हुए कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए कोड लिख रहा है, नहीं, सेंस नहीं। इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट। मार्क कर लेना। तो ये काफी बार एसएससी ने पूछा है अपने सिनोनिम में। इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। फिर से सुनो, इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। फिर से सुनो, इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। बहुत बार एसएससी पूछती है। इस बात को प्रिवेंट करते हुए कि एआई कोड लिख रहे ह्यूमैनिटी के लिए, अगेन कोई सेंस नहीं है भाई। तो एक ही सेंस बन रहा है कि इस बात को असर्ट करते हुए, इस बात पे जोर डालते हुए कि एआई जो है वो कोड लिख रहा है ह्यूमैनिटी का 21st सेंचुरी में। पीएम ने ये अंडरस्कोर किया, पीएम ने ये बताया कि बहुत पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल एंड डैश बायसेस। अब देखो यहां पे लिखा था बायसेस, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है, कमियों की बात की जा रही है। आ जाओ देखते हैं इसके पहले क्या होगा। कोहेरेंट बायसेस। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल ऑर्डर में हो या बिल्कुल लॉजिकल, उसे हम कोहेरेंट कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि एआई में बहुत पोटेंशियल है और बहुत ही लॉजिकल बायसेस है।
लॉजिकल बायसेस कैसे होगा? बायसेस तो नेगेटिव वर्ड है, इसके लिए लॉजिकल कैसे लगाएंगे? सेंस नहीं। एडजेसेंट बायसेस, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोस में, बगल वाला। एआई में बहुत पोटेंशियल है और बगल वाले में जो कमियां हैं, कोई सेंस है? नहीं। इनहेरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो किसी के अंदर स्थापित हो, किसी के अंदर पाई जाए। तो क्या लिखा है कि एआई में बहुत पोटेंशियल है और उसके अंदर जो कमियां हैं, जो इनहेरेंट बायसेस हैं, जो उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व जो कमियां हैं, इसका सेंस तो ठीक लग रहा है। अगला वर्ड है सप्लायंट। सप्लायंट का मतलब होता है विनती करना, बेगिंग को सप्लायंट कहा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एआई में बहुत पोटेंशियल है और जो गिड़गिड़ाते हुए जो कमियां हैं, कोई सेंस नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनहेरेंट बायसेस जो है एआई सिस्टम में, जो कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट्स डिमांड करते हैं। मोदी डैश एआई डुअल नेचर विथ एन एग्जांपल। मोदी जी ने एक एग्जांपल के साथ एआई के डुअल नेचर को डैश किया। क्या किया? मोदी जी ने इलस्ट्रेट किया। इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो मोदी जी ने एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन किया, ये तो ठीक लग रहा है। अगला वर्ड है एक्सस्पेरेटेड। मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सस्पेरेटेड का मतलब होता है अनॉयड। लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखने की जगह कम है भाई। मतलब क्या होता है? अनॉयड, चिढ़ना। ठीक है, तो क्या है कि मोदी जी ने चिढ़ते हुए एआई के डुअल नेचर का एग्जांपल दिया। कोई सेंस है? नहीं हो सकता। मोदी जी ने नेग्लेक्ट करते हुए एग्जांपल दिया। कोई सेंस नहीं है। एक्सोनरेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब होता है किसी की सजा माफ कर देनी। आपने सुना होगा एक्सोनरेट कर दिया, इसे बाइज्जत बरी कर दिया इसको। तो मोदी जी ने बाइज्जत बरी करते हुए एआई के डुअल नेचर के बारे में बताया। कोई सेंस नहीं, कोई कंटेक्स्ट नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलस्ट्रेट करते हुए, व्याख्या की उन्होंने एग्जांपल देकर। क्या कहा उन्होंने कि अगर आप मेडिकल रिपोर्ट एक एआई ऐप में अगर डालोगे, वो इसको सिंपल भाषा में समझा देगा, किसी भी डैश से फ्री, फ्री ऑफ एनी डैश। देखना क्या लिखा हुआ, इट कैन एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज। वो एक आसान भाषा में आपको चीजें समझा देगा। अगर वो आसान भाषा में चीजों को समझा देगा तो वो हर चीज से फ्री रहेगा। वो किस चीज से फ्री रहेगा? वो जार्गन से फ्री रहेगा। वो आसान भाषा में समझाएगा, जार्गन का इस्तेमाल नहीं करेगा। जार्गन का मतलब क्या होता है? जार्गन का मतलब होता है वो टेक्निकल टर्म्स जो किसी भी आउटसाइडर के लिए समझने मुश्किल है, उनको जार्गन कहा जाता है। जैसे हर प्रोफेशन का अपना कुछ टेक्निकल टर्म होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मान लो मैं, आप भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका कैक कितना है। अब बाहर वालों के लिए कैक समझना बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहा है कैक? कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये एक बिजनेस का टर्म है। मैं आपको बोल रहा हूं आपका मोट क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा, ये बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज है। तो इन्हीं को जार्गन कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि जीएस में कितना लिखा। अब बाहर वाले ये सोच रहे हैं जीएस में कितना लिखा मतलब 4 पेज 5 पेज। आप वो नहीं पूछना चाह रहे, आप पूछना चाह रहे कितना अटेम्प्ट किया। ये एक बोलने का तरीका है कि अभी मैं एग्जाम लिख के आया हूं, जीएस में कितना लिखा। ये क्वेश्चन फंसेगा क्या? अब ये क्वेश्चन फंसेगा क्या मतलब वो कोई जाल है जो जहां फंसेगा? ये बोलने का तरीका है, इसी को जार्गन कहा जाता है। हर प्रोफेशनल फील्ड का अपना जार्गन होता है। क्रिकेट का अपना जार्गन है, स्पोर्ट्स का अपना जार्गन है, फिल्मों का अपना जार्गन है, विच मींस टेक्निकल टर्म्स। तो यहां पे क्या लिखा था कि मोदी जी ने कहा कि अगर ऐसे एआई ऐप हैं जिनके ऊपर अगर आप मेडिकल रिपोर्ट अपना डाल दोगे, वो बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे और हर टेक्निकल टर्म से वो फ्री होगा। मतलब आपको इतनी आसान भाषा में समझाई जाएंगी चीजें कि आपको कहीं भी समझने में तकलीफ नहीं होगी। कोई टेक्निकल टर्म नहीं यूज करेंगे इसमें। सेंस तो ठीक लग रहा है। आगे लिखोगे फ्री ऑफ एनी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से मुक्त, मतलब आसान भाषा में है जो सिंपल नहीं है। तो आसान भाषा कैसे हुआ? फ्री ऑफ एनी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है हार्मफुल, हार्म। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एआई के ऐसे ऐप है ना जिसमें आप मेडिकल रिपोर्ट डालोगे ना, तो वो आपको आसान भाषा में समझा देगा बिना जहर घोले। क्या सेंस है? एमियाबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, अच्छे व्यवहार, तो वो आपको आसान भाषा में समझा देगा अच्छे व्यवहार के फ्री। कोई सेंस नहीं है। एक ही सेंस बन रहा था, जार्गन फ्री, मतलब टेक्निकल टर्म्स में नहीं बताएगा, मेडिकल टर्म्स में नहीं बताएगा, जो भाषा आपको समझ में आती है उस भाषा में वो आपका रिपोर्ट बताएगा आपको। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, जार्गन। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया, पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली आपको समझा पाऊं, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं मैं आपको सब कुछ बता पाऊं। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं लिया था मॉक टेस्ट में, अभी वीडियो देख के अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो 25 में से आपने कितने करेक्ट किए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, हर हफ्ते
एक फ्री टेस्ट द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे आता है। ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है, ऑल इंडिया रैंक्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। आपको अगर ये देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आप जरूर जाकर वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।